हम लोग खेल एथिक्स पढ़े थे। आज जो है, आज हम लोग को पढ़ना है क्या, मीडिया एथिक्स। ठीक है ना। मीडिया एथिक्स हमने बताया कि मतलब जो भी हमारा चतुर्थ स्तंभ है, ठीक है ना, उसको लेकर के जो एथिक्स है, नीति शास्त्र है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या है कि मीडिया एथिक्स व्यावहारिक नीति शास्त्र की शाखा है। मैंने कल आप लोग को बताया था कि दैट वन इज ब्रांच ऑफ क्या, अप्लाइड एथिक्स। ठीक है ना। अप्लाइड एथिक्स में मीडिया एथिक्स भी आता है, जिसके अंतर्गत हम मीडिया के विभिन्न नैतिक सिद्धांतों और मानकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। ये मैंने बताया था। अब इसमें क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या मानक हैं, ये यहाँ दिया हुआ है। जैसे क्या, पत्रकारों को चाहिए कि वे सूचनाओं को इकट्ठा करने और रिपोर्ट करने तथा विवेचन करने में पूरी ईमानदारी बरतें। ठीक है ना। मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहे कि किसी पक्ष विशेष को लेकर के वो कुठाराघात कर रहे हों या आरोप प्रत्यारोप कर रहे हों। ठीक है ना। पूरी तरह से निष्पक्ष, ठीक है ना, ठीक है, पारदर्शी रहना चाहिए। पत्रकारों को चाहिए कि वे स्रोतों, विषयों और साथियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, किसी को हानि न पहुंचाएं। ठीक है ना। आजकल मीडिया की होड़ लगी रहती है कि सबसे पहले कौन, ठीक है ना, क्लियर, कि ये न्यूज़ सबसे पहले किसके पास आई, पता चला इसके चक्कर में वो दूसरों को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से बिना किसी के दबाव या कृतज्ञता के जनता के सूचना को जानने के अधिकार हेतु कार्य करना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। और फिर पत्रकारों को अपने पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों एवं एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। ठीक, ये तो मीडिया एथिक्स रहा। अब क्या है कि यहाँ कुछ जो अनैतिक समस्याएं आज कल आ गई हैं, ठीक है ना, उन चीजों के बारे में भी बताया है कि जो मुद्दे आजकल छाए हुए हैं। ठीक, पहला है हमारा क्या, पेड न्यूज। ठीक है ना। पेड न्यूज का मतलब क्या, जैसे मुख्य धारा के मीडिया द्वारा जब किसी राजनेता, उद्योगपति और किसी सेलिब्रिटी की छवि सुधारने या राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैसा लेकर के उसके हित के अनुकूल खबरों को प्रकाशित या प्रसारित किया जाए। ठीक है ना। जैसे कोई अभिनेता है, वो पॉपुलर होना चाहता है, ठीक, तो मीडिया को उसने क्या दे दिया, पैसा दे दिया। ठीक है ना। मीडिया कर्मियों के द्वारा ही कोई अवार्ड दिया जाना है, तो पता चला कि वो अवार्ड भी उसी को दे दिया गया, हालांकि वो योग्य हो या न हो। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, पेड न्यूज हो गया। किसी नेता को अपनी छवि सुधारनी है, बेसिकली ये किसके लिए आ रहा है, ये छवि सुधारने के लिए आ रहा है। ठीक है ना। छवि सुधारने के लिए ये पेड न्यूज दिए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए कि 2010 में भारत के चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान से वर्ष 2009 के राज्य विधानसभा चुनावों में पेड न्यूज के संबंध में पूछताछ की थी। एक नाम आया था कि वो अपनी छवि सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, पेड न्यूज का सहारा लिया हुआ है। तो एक आपका ये टॉपिक हो गया, पेड न्यूज। ठीक है ना, क्लियर। उसके अलावा आ जाइए, एक आपका अहम टॉपिक है जिसको कहा जाता है मीडिया ट्रायल। ठीक है ना। कल मैंने आपको क्लिनिकल ट्रायल बताया था। क्लिनिकल ट्रायल क्या, कि वॉशिंगटन में क्या किया था, अमेरिका ने मतलब जो भी कैदी थे उन पे साइफिलिस ड्रग्स का क्या कर दिया था, मीडिया ट्रायल कर दिया था। ठीक है ना। उनके जान खतरे में पड़ेंगे कि नहीं पड़ेगी, ठीक, इसको सोचे बगैर, ठीक है ना। तो दैट पर्टिकुलर इज क्लिनिकल ट्रायल, वो क्लिनिकल ट्रायल था। यहाँ क्या है, ये मीडिया ट्रायल है। मीडिया ट्रायल क्या है, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में फैसला देने से पहले। अब जैसे होता क्या है कि पता चला आज किसी मुजरिम को, ठीक है ना, जो भी हमारा आरोपी है, उसको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ठीक, कोर्ट में उसको पेश किया जा रहा है और जज क्या है, सजा सुनाने वाला है या उसको फ्री कर देगा। ठीक है ना, मतलब आरोप मुक्त कर देगा, ये जज का डिसीजन है। लेकिन जो मीडिया है पहले से ही उस पर, टेलीविजन पर, रेडियो पे क्या कर रही है, दबाव बना रही है। ठीक है ना, कि आप इसको ये फैसला दीजिए, आप इसको ये फैसला दीजिए, मतलब
फैसला अपने अनुकूल करवाना, दैट पर्टिकुलर इज मीडिया ट्रायल। ये आपका क्या हो गया? मीडिया ट्रायल हो गया। ठीक है ना? क्लियर? मतलब अखबारों में अगर मान लीजिए उसको आरोप मुक्त करना है और वो दोषी है, तो उसको आरोप मुक्त करने के लिए क्या करना? कई तरह से, ठीक है ना, कई तरीके से उसकी प्रशंसा में कुछ लिखना, ये करना, ताकि उसके फेवर में क्या बन जाए? न्यूज बन जाए। ठीक है ना? तो इस उस पे वहां है ये मीडिया ट्रायल। वही कहा है कि न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में फैसला देने से पहले ही टेलीविजन और प्रिंट मीडिया द्वारा उस व्यक्ति की छवि को जनता की नजर में गुनहगार या बेकसूर, ठीक है ना, जो वो साबित करना चाहते हैं, ठीक है ना, साबित कर देना, ये क्या कहलाता है? मीडिया ट्रायल कहलाता है। ठीक है ना? क्लियर? तीसरी चीज है येलो जर्नलिज्म। ठीक है ना? पीत पत्रकारिता। इसमें क्या है? जब सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है ताकि समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ सके। इस प्रवृत्ति को पीत पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? मतलब सनसनी फैलाने वाले समाचार ज्यादा, मतलब जो उपयुक्त समाचार है उसे छोड़ करके क्या कर रहे हैं? फालतू के समाचार ले आ रहे हैं, जो जिससे क्या, जिसको कहा जाता है मसाला न्यूज। ठीक है ना? ये येलो जर्नलिज्म हो गया। ठीक? इसमें क्या है? जैसे जान लीजिए कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकवादी हमले के दौरान आतंकवादियों ने ताज होटल और नरीमन हाउस को कब्जे में ले लिया। देश के टीवी चैनल्स ने पूरे घटना चक्र को, क्रम को क्या कर दिया? लाइव दिखा दिया। अब जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कि इन्होंने कोई भी चीज सनसनी एकदम फैला रखी है, जैसे हमको क्या करना है? कई चीजों को हाइड करना है। क्या करना है? हाइड करना है। अगर हम कोई ऑपरेशन चला रहे हैं, सरकार मतलब कोई ऑपरेशन चला रही है और सरकार चाह रही है कि हम इसको गुपचुप तरीके से क्या कर दें, इसको मतलब जो भी है इसको अंजाम तक पहुंचा दें। मीडिया क्या कर रही है? उसको सनसनी के रूप में उसको क्या कर रही है? उजागर कर रही है। मसाला न्यूज बिल्कुल एकदम बना दी। फाइनली इसका क्या परिणाम हो रहा है कि जैसे इसमें ये कहा है कि आतंकवादी को ले जाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो विरोधी जो देश है उस तक सारी जानकारी पहुंच जा रही है। पता चल जा रहा है कि हमारे पास क्या साधन है, क्या साधन नहीं है, जिससे कि वो छुड़ाने का भी क्या कर सकते हैं? प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपका किसमें आता है? येलो जर्नलिज्म में। अब देखिए पूरे घटनाक्रम को लाइव दिखाने की होड़ लग गई। पुलिसकर्मी, नेवी कमांडो और एनएसजी कमांडो तीन दिनों तक आतंकवादियों से जूझते रहे, जबकि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के हैंडलर्स भारतीय टीवी चैनलों से पूरे घटनाक्रम को देखते हुए आतंकवादियों को उनके सैटेलाइट मोबाइल फोनों पर निर्देश देते रहे। ठीक है ना? मतलब वो निर्देश देते रहे कि देखो यहाँ पुलिस लगी हुई है, यहाँ पुलिस लगी हुई है, यहाँ पुलिस लगी हुई है, तुम इधर ना जाना, इधर ना जाना। क्यों? क्योंकि वो लाइव दिखा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीजें क्या हो जाती है? ये येलो जर्नलिज्म में आता है। ठीक है ना? होड़ मची है कि मतलब पहले कौन, ठीक है ना, हु इज सुपीरियर। आप देखते होंगे हमेशा समाचार पत्रों में दिखाता है कि आज तक पे पहली बार, ठीक है ना, इंडिया टीवी पे पहली बार, मतलब हर चैनल में क्या मचा है? होड़ मचा है। ठीक है ना, कि हु इज द सुपीरियर वन। ठीक? तो यहाँ उसी चीज को, और मेनली क्या रहता है? टीआरपी बढ़ाना है हमको। टीआरपी क्या है? एक रेटिंग है, ठीक है ना, टेलीविजन रेटिंग है, तो वही टीआरपी इनको क्या करना है? बढ़ाना है। इस वजह से क्या है? होड़ मची हुई है। ठीक? तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? येलो जर्नलिज्म कह रहे हैं। फिर उसके अलावा भी है हमारे पास, जैसे राजनीतिक पार्टियों के प्रति झुकाव। जाहिर सी बात है कि अभी हमने बात किया था कि कोई भी मीडिया को क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष अगर है वो, ठीक है ना, निष्पक्ष है तो कहीं से भी वो, ठीक, किसी के प्रति झुकाव नहीं रखेगा, पारदर्शिता के साथ अपनी न्यूज का क्या करेगा? प्रसारण करेगा। ठीक है ना? तो वही चीज है कि राजनीतिक पार्टियों के प्रति झुकाव, ठीक, यहाँ इस तरह से दिया हुआ है। फिर आइए स्लिप ऑपरेशन। ठीक है ना? अब जैसे क्या है कि
इस विदेशों में 20वीं शताब्दी के 70 के दशक में आसपास किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाल बिछाने के लिए पुलिस द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया जाता था। किसी ड्रग सप्लायर को पकड़ने के लिए अवैध ड्रग खरीदना, रिश्वतखोर को खास तरह की पेशकश या किसी वेश्या या दलाल को पकड़ने के लिए ग्राहक बनाकर भेजना जैसे काम जो खुफिया पुलिस अपने मिशन के लिए करती थी, धीरे धीरे अब क्या कर रही है, पत्रकारिता कर रही है। आपने खुद देखा होगा, जैसे एक बार ड्रग का मामला उछला था, ठीक है ना, तो उसमें क्या था कि किसी एक्ट्रेस का नाम आया, किसी एक्टर का नाम आया, मीडिया क्या कर रही है, उसको फॉलो कर रही है, एक एक स्टेप उसका दिखा रही है कि वो इस कहाँ होटल से निकल रहा है, किस गाड़ी से जा रहा है, उस गाड़ी का ये नंबर है, पूरा स्ट्रिंग ऑपरेशन लाइव, ठीक है ना। तो ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का काम और पुलिस का काम, दोनों का काम अलग है। मीडिया का काम है खबरें छापना, ठीक है ना, उसकी वास्तविकता को दिखाना, जो न्यूज़ है वो आप बताओ, लेकिन ये नहीं आप बताओ कि भैया हमने ये किया, वो सुबह 5 बजे उठ रहा है, 5 बजे उठ करके फिर वो उसने मतलब वो टॉयलेट गया, टॉयलेट से निकला, इस नंबर की गाड़ी में बैठा और फिर वो वहां पहुंचा। ये स्टिंग ऑपरेशन ये पुलिस का कार्य है, ये मीडिया का कार्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या है, वो लिप्त है। तो ये सब चीजें आगे आइए, जैसे सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो रहा है, ठीक है ना, ये भी मीडिया में आता है। ठीक, सोशल मीडिया में क्या है, आज आपको जिस तरह से आज आपने खासकर देखा होगा, जैसे क्या कि जिस पार्टी के आप नहीं हैं या आप विरोधी हैं, ठीक, आप उस तरह के मीडिया में कुछ वीडियोस बनाए, ठीक, पार्टी के विरोध में कुछ बोला और क्या कर दिया, भेज दिया, ठीक। अब धीरे धीरे किसी ना किसी की छवि बिगड़ रही है वहां, ठीक है ना। तो मतलब अपने स्वार्थ के लिए ये चीज आजकल सोशल मीडिया पे भी चीजें चल रही हैं। तो सोशल मीडिया डायरेक्टली चूंकि सोशल ये हमारे सामाजिक स्तर पर जुड़ाव है, सबसे जुड़ाव है, तो ये आज एक ऐसा माध्यम हो गया है जो किसी भी क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, ठीक है ना। अब वो क्रांति पॉजिटिव भी हो सकती है और वो क्रांति क्या हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अभी इसका जीता जागता उदाहरण है जेनजी आंदोलन हुआ, ये सोशल मीडिया के कारण ही हुआ। सोशल मीडिया क्या कि वहां के गवर्नमेंट ने क्या किया कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा बैन कर दिया। फाइनली वहां की जनता क्या हो गई, भड़क गई। अब देखिए वहां के स्व चुनाव से, मतलब खुद के द्वारा उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई और उसके विरोध में भी 2 महीने बाद फिर जनजी आंदोलन हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब ये क्या है, ये सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग है, ठीक है ना। ये क्या है, ये सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग है। तो ओवरऑल आज सोशल मीडिया का भी यहाँ दुरुपयोग ही देखा जा रहा है, ठीक। लोगों की अभिवृत्ति तैयार हो जाती है। अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है ना। इस चैप्टर के बाद हम लोग एटीट्यूड को ही पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर भी क्या रहेगा, एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में मैं जरा सा बता दूं कि एटीट्यूड में 3 चीजें हमारी देखी जाती हैं। एक हमारा ज्ञान देखा जाता है, ठीक, कि ज्ञान से हमारा एटीट्यूड तैयार होता है। एक हमारा भाव से देखा जाता है, भाव यानी इमोशन, और तीसरा हमारा देखा जाता है व्यवहार से, बिहेवियर से, ठीक है ना। इन तीनों से हमारा एटीट्यूड तैयार होता है, इन तीनों से हमारा एटीट्यूड तैयार होता है, ठीक। तो पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 फैक्टर्स दैट क्रिएट एन एटीट्यूड इन अ पर्सन, ठीक। तो कौन से 3 फैक्टर हैं, एक हमारा नॉलेज, ठीक, जिसको हम लोग कॉग्निजेंट ये ज्ञान आधारित कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा बिहेवियर है, और तीसरा हमारा भाव है, भाव यानी इमोशन, ठीक है ना। ये सारे ही इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो जनता की अभिवृत्ति तैयार हो जाती है। भाई किसी ने गलत नॉलेज दे दिया तो नॉलेज हमारा तैयार हो गया, ठीक। नॉलेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। नॉलेज के आधार पर ही भाव तय होता है, ठीक है ना, क्लियर।
जैसे कि आपके बारे में अच्छा बताया गया तो आपके बारे में हमारा भाव कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपके बारे में बुरा बताया गया तो हिंसात्मक भाव भी हो सकता है, ठीक। और जब भाव तैयार होता है तो व्यवहार उसी तरीके से आदमी करता है, ठीक है ना। अगर हमारा जो भाव है आपके लिए पॉजिटिव है तो व्यवहार हम आपके से क्या करेंगे? पॉजिटिव करेंगे। निगेटिव है तो हिंसात्मक भाव है हमारे आपके लिए तो हम आपके साथ क्या करेंगे? हिंसात्मक करेंगे कार्यवाही, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज हमारी क्या तैयार करती है? अभिवृत्ति तैयार करती है, एटीट्यूड तैयार करती है। तो इसके बाद का चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल में। अभी यही क्योंकि आ गया टर्म इस वजह से मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। बाकी आप जान ही रहे हैं निजी जीवन में ताक झाक, ये आजकल के सोशल मीडिया तो छोड़िए, ये मीडिया का सबसे बड़ा वो हो गया है, ठीक है ना। अभी कोई भी अभी आपने देखा होगा कि मतलब एक हो सके इस बार प्रश्न भी आ जाए, क्या पता। देखिए इस बार क्या था, एक एक्टर थे धर्मेंद्र जी, ठीक है। अभी वो ठीक है ना अपने जीवन काल में हैं, ठीक, उनको मृत घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। और ये इसमें पूरा योगदान किसका रहा? मीडिया का रहा, ठीक है ना, क्लियर। तो होड़ मची रहती है कि पहले कौन, ठीक, और उनका पूरा लाइव दिखा दिया गया कि ऐसा है कि भाई ये इन्होंने ये पहली पिक्चर की थी और इन्होंने ये किया था, आज देखिए ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये गलत है, ठीक। तो ये मीडिया का दुरुपयोग है और इसी में नैतिक और अनैतिक पक्षों को आप लोगों को देखना है। तो ये मीडिया एथिक्स था, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरी चीजें पढ़ेंगे, हैं, थोड़ा इसे स्टॉप कर दिया कीजिए, मतलब जब टॉपिक चेंज करें। या जो है मुस्लिम शरणार्थी हैं जो कि बांग्लादेश के हैं, ठीक है ना, और ठीक म्यांमार के हैं, म्यांमार से होते हुए बांग्लादेश होते हुए इधर इंडिया में घुसपैठ है, ठीक है ना, क्लियर। कई लोगों ने उन्हें आश्रय दिया है, कई लोगों ने नहीं दिया है, सबके अपने तर्क हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ शरणार्थियों से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं, उनके नैतिक पक्ष भी हैं और अनैतिक पक्ष भी हैं, ठीक है ना, उन्हीं को आप लोगों को देखना है। अब यहाँ जानिए शरणार्थी क्या है। नैतिकता व्यावहारिक नीति शास्त्र की शाखा है जिसके अंतर्गत हम शरणार्थियों के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया, ठीक है ना, मतलब वैश्विक प्रतिक्रिया का मतलब किसी दो देश के अलग अलग राय हो सकते हैं उनके प्रति, ठीक। जैसे हमारे यहाँ घुसपैठ का मामला देखा जा रहा है, वहीं किसी के यहाँ क्या माना जा सकता है? अच्छा माना जा सकता है, ठीक है ना, अन्य भी चीज है। आगे आइए, विश्व के देशों के व्यवहार शरणार्थियों की स्थिति क्या है, ठीक, उनके अधिकार एवं उन अधिकारों के नकारे जाने सकने की स्थिति में उत्पन्न नैतिक चिंताओं आदि का नैतिक सिद्धांतों एवं नियमों के आलोक में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। ये आपका क्या हो गया? ये इन शरणार्थियों से संबंधित वो हो गई। अब इनके अधिकारों के बारे में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है क्या, इसे पढ़िएगा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी उपकरणों द्वारा शरणार्थियों के लिए निम्नलिखित अधिकार निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। एक क्या है? वापसी का अधिकार, ठीक है ना। शरणार्थियों को न केवल अपने देश में वापसी का अधिकार है बल्कि अपनी संपत्ति को भी प्राप्त करने का अधिकार है। तो उस देश को चाहिए सबसे पहले कि अपने जो मतलब हमारे यहाँ से बेदखल हो गए वो तो शरणार्थी हो गए, ठीक। तो फाइनली उनको बुला करके किसी भी तरीके से ऐसा रूल बनावे ताकि उनको अपनी संपत्ति से बेदखल न किया जा सके, देश का से बाहर न किया जा सके, ठीक है ना, उनको वापस आने का अधिकार दिया जाए। दूसरा क्या है? दूसरा ये कि परिवार से पुनर्मिलन का अधिकार, भाई सबको अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है, ठीक है ना, क्लियर। तीसरा क्या है? जबरदस्ती वापसी न होने का अधिकार, ठीक। अब ये समझिए, इसके अंतर्गत शरणार्थियों को जबरदस्ती उस जगह वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसे प्रताड़ना का भय है। कभी कभी क्या होता है कि क्या हो गया यहाँ, उसे कर दीजिएगा, जबरदस्ती उस जगह पर वापस नहीं भेजा जा सकता जहां उसे प्रताड़ना का भय है। लेकिन मेजबान देश
उसे ऐसे किसी तीसरे देश में भेज सकता है जिसका मानवाधिकारों के संबंध में रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक है ना? तो ये देशों की पॉलिसीज पर निर्भर करता है। ठीक है ना? उस देश के पॉलिसीज पर निर्भर करता है। और ये जो पॉलिसीज वाला आता है वो आता है आपका पॉलिटिकल एथिक्स पर, राजनीतिक एथिक्स भी होता है। ठीक है ना? उसके मद्देनजर रखते हुए इनको भेजा जाता है। आगे आइए, यात्रा करने का अधिकार। शरणार्थियों को शरण देने वाले देश का दायित्व है कि वह उन्हें यात्रा के लिए वैध दस्तावेज दें ताकि उस देश में आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सके। ठीक है ना? क्लियर? तो ये है। और फिर उनसे कुछ समस्याएं हैं। उनकी समस्याएं तो बहुत है कि भाई कोई अपना देश अगर छोड़ दे रहा है, शरणार्थी के रूप में जीवन जी रहा है, तो निम्नलिखित समस्याएं तो आनी है। पहला क्या, चिकित्सकीय सहायता की अहम आवश्यकता। ठीक भाई, अगर एक देश से दूसरे देश में जा रहा है या इधर उधर नोमैडिक लाइफ जी रहा है, खानाबदोश जीवन जी रहा है, तो उसे मेडिकल जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है। ठीक है ना? क्लियर? परिस्थितियां बुरी हैं। ठीक, और कहीं मान लीजिए शिविर उविर में रह रहा है तो मलेरिया, हैजा ये सब फैल रहा है। ठीक है ना? शोषण, कई स्तर पर शोषण होते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरे। ठीक है ना? कि भाई उन्हें कहीं भी शरणार्थी योद्धा के रूप में ढकेला जा रहा है। ठीक है ना? तो ओवरऑल कई समस्याएं उनसे जुड़ी रहती है। अब वर्तमान में शरणार्थी समस्या से जुड़े नैतिक मुद्दे हैं। ठीक है ना? इन्हें एक बार देखिएगा। ठीक, बहुत ज्यादा वो नहीं है। फाइनली आपको ये 8 उपाय थोड़े से देखने हैं। ठीक है ना? जैसे शरणार्थियों को शिविर तक पहुंचाने के लिए सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराया जाए ताकि खतरनाक रास्तों से, मतलब जो समस्याएं हैं आप उसी को क्या करना है, उन्हीं को अपोज करके लिख देना है। ठीक है ना? ओवरऑल यही है। ठीक, हालांकि मुद्दे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। ठीक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन इन चीजों को जानना पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक, लेकिन मुद्दे हैं तो इनको हमको देखना है। यहाँ मेडिकल एथिक्स है। मेडिकल एथिक्स को थोड़ा सा समझ लीजिए कि मेडिकल एथिक्स के बारे में, जैसे मेडिकल एथिक्स। ठीक, आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या कैसे है। ठीक है ना? अभी फिलहाल में बस एक आइडिया जनरेट किए रहिए। जैसे इसमें क्या आता है, बायो एथिक्स भी आता है मेडिकल एथिक्स में। ठीक है ना? बायो एथिक्स का मतलब क्या, जो भी बायोलॉजिकल साइंसेस से रिलेटेड समस्याएं हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, यूथनेशिया हो गया। ठीक है ना? फिर आपका क्या हो गया, क्लोन हो गया। ठीक है ना? क्लोनिंग प्रोसेस। उसके अलावा हमारा क्या हो गया, मिसकैरेज हो गया। ठीक है ना? मिसकैरेज हो गया। ठीक, या अन्य भी चीजें होती हैं। ठीक, फिर उसके अलावा आप कई समस्याएं जोड़ सकते हैं, जैसे हमारा सरोगेसी हो गया। ठीक है ना? तो ये सारी समस्याएं किस में आ जाती हैं, मेडिकल एथिक्स में आ जाती हैं। ठीक है ना? क्लियर? अब आ जाइए, जैसे जानिए कौन कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ आपको कुछ केस स्टडीज दिए हुए हैं। ठीक है ना? इन केस स्टडीज को पढ़िएगा। फिलहाल में एक केस स्टडी मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आप लोग पढ़िएगा क्योंकि समय अभाव है। ठीक है ना? क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा हैं। ठीक है ना? इस वजह से थोड़ा सा मैटर बस जाने रहिए कि एक्चुअल में क्या क्या है। जैसे यहाँ दिया हुआ है, डॉक्टर विवेक एक कुशल और अनुभवी सर्जन है। ठीक, वे एक सामुदायिक हॉस्पिटल में क्या है, कार्यरत है। अपनी रात्रिकालीन सेवाएं पूरी करके वे घर जाने वाले होते हैं। तभी एक महिला अपनी युवा पुत्री को लेकर अस्पताल आती है और नर्स से अपनी बेटी का इलाज करने के लिए कहती है। थोड़ी देर में वह महिला किसी अत्यावश्यक कार्य से घर जाने के लिए बोलकर अपनी बेटी को नर्स के सुपुर्द करके घर चली जाती है। ठीक, यहां तक मैटर समझ में आया। ठीक, उसके बाद उस युवती के जननांगों से रक्तस्राव हो रहा है और वह गहरे दर्द से क्या है, पीड़ित है।
डॉक्टर विवेक जांच के बाद तय करते हैं कि महिला को या तो स्वतः गर्भपात हुआ है या असमय प्रसव हुआ है। वो शीघ्रता से गर्भ की सफाई करते हैं और नर्स से कहते हैं कि वह युवती से पूछे कि क्या वह अस्पताल में तब तक रुक सकती है जब तक उपचार हेतु उसका अस्पताल में रुकना जरूरी हो। ठीक, सुबह डॉक्टर विवेक की जगह दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर विवेक बिना मरीज के साथ कोई वार्तालाप किए क्या हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। सारा मुद्दा आपको समझ में आ गया। होता है क्या कि डॉक्टर विवेक जाने वाले ही रहते हैं घर। एक महिला जो है अपनी बेटी के साथ आती है, बेटी को नर्स के सुपुर्द करके, ठीक है ना, वो कहाँ चली जाती है, घर चली जाती है। ठीक है ना, डॉक्टर विवेक भी इलाज करते हैं और फिर बिना कुछ बताए कहाँ चले जाते हैं, घर चले जाते हैं और डॉक्टर दूसरा आ जाता है उनकी जगह। ठीक है ना, ये ओवरऑल मुद्दा है। अब नैतिक पक्ष यहाँ क्या है जानिए। यहाँ डॉक्टर विवेक के आचरण में 3 तरह की कमियां दिखाई देती हैं। ठीक, हमने आपको बताया था कि एक डॉक्टर के लिए भी मेडिकल एथिक्स होता है। ठीक है ना, अब यहाँ क्या कमियां दिखाई दे रही हैं, वो कमियां ही क्या होनी चाहिए थी, वो एथिकल पॉइंट से उनको करनी चाहिए थी। ठीक है ना, जानिए। एक संवाद स्तर पर, ठीक है ना, संवाद स्तर का मतलब क्या कि हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ। ठीक है ना, डॉक्टर और मरीज के बीच में। यहां क्या है कि एक चिकित्सक का नैतिक दायित्व है कि वह पीड़ित से उसकी पीड़ा का कारण के अलावा इलाज के बारे में या उसके अस्पताल में रुकने या न रुकने की असमर्थता के बारे में पूछे। ठीक है ना, बिना आप पूछे नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, डॉक्टर विवेक ने इलाज करने से पहले रोगी या उसके परिजन की सहमति नहीं ली। ठीक, वो आनन फानन में उन्होंने क्या कर दिया कि गर्भ को साफ कर दिया, यही तो किया। ठीक, क्योंकि रक्तस्राव हो रहा था। ठीक, तीसरा क्या है, संवेदना, कंपैशन। ठीक, यहां क्या है कि बतौर एक चिकित्सक डॉक्टर विवेक में रोगी या पीड़िता की तकलीफ के प्रति संवेदना के स्तर पर भी कमी दिखाई दी। ठीक, क्या कमी दिखाई दी? हो सकता है कि उसके द्वारा सर्जरी करने की कुशलता सराहनीय हो डॉक्टर विवेक की, लेकिन संवेदना की कमी उनमें नैतिक मूल्यों के अभाव को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है ना, मतलब कोई भी आपको रुकना चाहिए था या उसके मर्जी के बगैर जाना नहीं चाहिए था। जाना चाहिए था तो पहले एक बार इन्फॉर्म करना चाहिए था। ठीक, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, आपने इलाज किया, चल दिए, पूछा भी नहीं कि मरीज सही है नहीं सही है, क्या उसकी स्थिति है। भाई आपने ये देखा कि भाई अगला डॉक्टर तो आने वाला है, वो देख लेगा, लेकिन कोई भी डॉक्टर दूसरा आएगा तो वो पहले केस को समझेगा, फिर उसके बाद आप जनरली आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि अगर आप कहीं ऑपरेशन, छोटा सा भी ऑपरेशन अगर कराए हैं, तो अगर वो डॉक्टर नहीं देख रहा है, दूसरा डॉक्टर देख रहा है, तो पहले वो कहता है जिससे करा रहे हैं आप उसी से एक बार कराइए। ठीक है ना, क्लियर, उससे राय ले लीजिए। क्या आपने उससे राय लिया है? तब आप बताओगे कि हाँ यस सर उसने ही रेफर किया है, तब हम आपके पास आए हैं। तो मतलब एक कड़ी जुड़ी होनी चाहिए सबकी। ठीक, तो उससे क्या होता है, चिकित्सीय जो भी सहायता होती है वो सुचारू रूप से उपलब्ध की जा सकती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ इन चीजों की क्या है, कमी है। इस केस स्टडी में चिकित्सक रोगी के मध्य आपसी संबंध, रोगी के प्रति संवेदना न होने और उसके साथ वार्तालाप रोग संबंधी करने तथा इलाज करने के पहले रोगी की सहमति लेना। भाई कोई भी ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से क्या होता है, उससे पहले एक लेटर पे साइन करवाना रहता है। ठीक है ना, आपकी सहमति जरूरी है, तभी जाकर के कोई भी कार्य हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ उन चीजों की कमी दिखी जो कि मेडिकल एथिक्स में चाहिए। ठीक है ना, इसी तरीके के ये भी केसेस हैं। ठीक है ना, इनको थोड़ा सा आप देखिएगा।
ठीक, 2-3 केस स्टडीज हैं यहाँ, इन केसेस को देखिएगा, ये आपको मदद करेंगे कि कैसे हम लोग केस स्टडी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक अहम पक्ष आपके पेपर में केस स्टडी का है, ठीक है ना, क्योंकि इस बार उसमें केस स्टडी है नहीं, तो बाकी पोर्शंस पढ़ा करके मुझे थोड़ा सा केस स्टडी भी अंत में करवाना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस, ठीक है ना, ताकि पूरा वो रहे, ठीक। चलिए खैर जो भी है, अगला हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक है मानव मूल्य, ठीक है ना, ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है ना। कल हम लोग नीति शास्त्र पढ़े, नैतिकता पढ़े, ठीक, उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज के बारे में थोड़ा देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन वैल्यूज, मानव मूल्य, ठीक है ना, क्लियर। जैसे एथिक्स में 3 पोर्शंस हैं, हमने बताए थे आपको, मेन है, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र के बाद नैतिकता, और नैतिकता के बाद हमारा क्या, मूल्य, ठीक। हमने बताया था कि आचरण और चरित्र का विज्ञान जो है वो नीति शास्त्र कहलाता है, ठीक है ना, आचरण का और चरित्र का विज्ञान जो है, ठीक, क्या कहलाता है, नीति शास्त्र। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस सब का नॉलेज हमें नीति शास्त्र से पता चलता है, ठीक है ना। सामाजिक स्तर पे हमारे लिए कौन से कार्य अच्छे हैं और कौन से कार्य बुरे हैं, ठीक है ना, इस सब को हम लोग नीति शास्त्र से जानते हैं, ठीक। इनमें क्या होता है कि कुछ मूल्य होते हैं, मूल्य वो तथ्य होते हैं, ठीक है ना, जो डिसाइड करते हैं कि ये क्या है, ये अच्छा कार्य है, ये बुरा कार्य है। और जिन मूल्यों को आप अपने व्यवहार में ले आते हैं, ठीक है ना, तो आपकी वो क्या कहलाती है, नैतिकता कहलाती है, ठीक है ना। अगर किन्हीं मूल्यों को आप किस में ले आ रहे हैं, व्यवहार में ले आ रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, नैतिकता कहलाती है, ठीक है ना, क्लियर। तो यहां हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं। मूल्य क्या है, जिन शब्द को समझने की जरूरत है वह है मूल्य। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं इसका इतना मूल्य है, ठीक। अब यहां ये समझिए कि सबसे गहरे नैतिक आदर्शों से होता है। मूल्य का मतलब क्या हो गया, नैतिक आदर्श, ठीक है ना, जिन्हें उपलब्ध करने के लिए नैतिक नियम इत्यादि बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए शांति, शांति क्या है, एक मूल्य है, ठीक है ना। न्याय, सहिष्णुता, आनंद, ईमानदारी, समयबद्धता, ये क्या है, ये सब मूल्य कहलाते हैं, ठीक है ना, वैल्यूज हैं। मूल्यों के संबंध में समाज की समझ होती है कि वे सामाजिक जीवन को संभव और श्रेष्ठ बनाने के लिए होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या कि अगर मूल्य नहीं होंगे हमारी लाइफ में तो आपका जीवन संभव नहीं रहेगा, श्रेष्ठ नहीं बन सकता है, अच्छा नहीं बन सकता है, ठीक है ना, क्लियर। यहां क्या है, मूल्यों को साकार करेंगे। अब आ गई मूल्यों की विशेषताएं, जैसे नैतिक मूल्यों का विकास क्रम ही उनकी विशेषताएं डिसाइड करता है। अब जैसे यहां क्या कहा है कि जब यह सामाजिक व्यवहार कुछ, जैसे मूल्य क्या डिफाइन करते हैं सामाजिक व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार कुछ प्रतिमानों के साथ मजबूती से स्थापित होता है तो एक परंपरा विकसित होती है जो कालांतर में समाज की अपेक्षाकृत मजबूत प्रथा बन जाती है। जैसे सती प्रथा, ठीक है ना, प्रथा का अनुपालन जब उग्रता और दृढ़ता से किया जाता है तो वह प्रथा लोक रीति कहलाती है, जैसे पशु बलि, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये सब क्या है, ये सब व्यवस्थाओं के बारे में बता रहा है, संस्कृतियों के बारे में बता रहा है जो वैल्यूज से डिफाइन की गई है, ठीक। यहां आ जाएंगे, मेन चीज ये है कि मूल्य क्या होते हैं, आदर्श होते हैं। हमने बताया कि मूल्य हम लोग किसे कहते हैं, जिनका एक आइडियलिस्टिक अप्रोच होता है। मतलब क्या कि जिन्हें हम मान रहे हैं कि वाकई कि इनको ग्रहण करने पर हमारा जीवन क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, हमारा व्यवहार उचित होगा, ठीक है ना, क्लियर। वो मूल्य है, इसलिए मूल्य को आदर्शों से टैली किया जा रहा है।
जिस प्रकार किसी आदर्श को कभी भी पूर्णतया प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नैतिक मूल्यों की समाज में पूर्ण स्थापना नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। उस आदर्श की तरफ पहुंचने का प्रयत्न किया जा सकता है जैसे न्याय, समानता और स्वतंत्रता। मतलब मूल्य क्या है, कंप्लीटली आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है ना। मूल्य जन्मजात नहीं होते हैं, ये सीखे जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, हमने कल आपको डिफाइन किया था कि जगह जगह पर मूल्य बदलते रहते हैं। आज के यहाँ कुछ और मूल्य है, वही मूल्य कहीं क्या है, निगेटिव सेंस लिए हुए है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये जन्मजात नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। ये सीखे जाते हैं। मूल्यों को सीखने की क्रिया समाजीकरण कहलाती है। ठीक है ना। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज के अपने एक मूल्य हैं। हमारे यहाँ क्या मूल्य है, सत्य बोलना अच्छा है कि झूठ बोलना अच्छा है? सत्य बोलना। ईमानदारी के पथ पर चलना कि बेईमानी के पथ पर चलना? ठीक। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, सिविल सेवक हम हो गए तो जब तक बेईमानी नहीं करेंगे तब तक कहाँ हमारा कुछ कल्याण होगा। ठीक है ना। हाँ, आवश्यकता के हिसाब से चलना। ठीक है ना, ये भी एक सामाजिक मूल्य है। ठीक, चलिए। जैसे बड़ों के पैर छूकर उन्हें सम्मान देने का मूल्य। ठीक है ना, हम सीखते हैं। यदि मूल्य आनुवांशिक होते हैं तो यह मूल्य विश्व के सभी समाजों में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक, अब आगे आइए। आगे यहां दिया हुआ है क्या, जैसे मूल्यों की स्थापना एक लंबे विकास क्रम के फलस्वरूप होती है। ये सापेक्षता स्थिर होते हैं। सापेक्षता स्थिर का मतलब समझिए, जैसे एक लंबे क्रम में होती है। जैसे परिवार है, परिवार से हम लोग क्या सीखते हैं, अभी आएगा इसमें भी। ठीक, परिवार से हम लोग क्या सीख रहे हैं, परिवार से हम लोग हाँ है क्या क्या सीख रहे हैं, एकता सीख रहे हैं। ठीक है ना, शिष्टाचार सीख रहे हैं। शिष्टाचार सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? ठीक है ना। तो जो मूल्य, सत्य बोलना, ईमानदारी करना, ये सब परिवार से आ रहा है। ठीक है ना। अब आपके परिवार में अगर पता चले कि चौराहों पे मार करने वाले हैं तो आप क्या सीखोगे, आप भी वही करोगे। ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, ये सीखे जाते हैं, जन्म से नहीं है, ये जन्मजात नहीं है, ये सीखे जाते हैं। ये परिवार, शिक्षण संस्थान, समाज, ये सभी जगह से हम क्या सीख रहे हैं, मूल्यों को सीख रहे हैं। ठीक है ना, अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये अलग अलग तरीकों से, मतलब ये क्या है, जब एक बार सीख लिए, ठीक, तो ये स्थिर रूप से हमारे अंदर क्या हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे आइए। मूल्यों में एक सोपानी क्रम होता है। कुछ मूल्य बहुत उच्च स्तर पर हैं, जिन मूल्यों का आदर्श रूप भी कहा जाता है, जैसे आनंद, शांति मूल्य। तो कुछ मूल्य सोपान क्रम के निचले स्तर पर होते हैं। ठीक है ना। किसी समाज विशेष के संदर्भ में मूल्य सापेक्षता वस्तुनिष्ठ होते हैं। जैसे हिंदू समाज में मृत्यु उपरांत दाह संस्कार और करना एक अनिवार्य संस्कार माना जाता है। तो यहाँ क्या है, ये वस्तुनिष्ठ है। मतलब अब इनका कोई भी ऑप्शन नहीं है एक हिसाब से। ठीक है ना, क्लियर। कि मतलब ये क्या है, ये एक अनिवार्य संस्कार है। ठीक, आप उसे टाल नहीं सकते हो, भैया दाह संस्कार करना ही करना है हिंदू धर्म में। ठीक, मुस्लिम्स में आप जाओगे तो उसमें क्या है, उसमें दफनाना है। ठीक है ना, क्लियर। तो सबके अपने संस्कार हैं, सबके अपने क्या है, संस्कार है, और उनको अनिवार्य संस्कार माना जा रहा है। तो वो भी एक मूल्य है। ठीक, मूल्य अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब क्या, अब्स्ट्रैक्ट, इनके बारे में सोचा जा सकता है। विभिन्न नैतिक प्रतिमान इनके मूर्त रूप होते हैं। ठीक, अब जरा मूल्यों के प्रकार हैं, इन्हें जानिएगा। पहला क्या है, उद्देश्य की दृष्टि से। कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या, कि डिओन्टोलॉजी और टीलियोलॉजी, एक परिणाम निरपेक्ष और एक परिणाम सापेक्ष। परिणाम निरपेक्ष में क्या था, यहां दो चीजों को ध्यान में रखना है। उन परिभाषाओं को
हम इन मूल्यों के आधार पर भी व्यक्त कर सकते हैं। एक है साधन और एक है साध्य। साधन का मतलब समझिएगा और साध्य का मतलब समझिएगा। साध्य का मतलब क्या? जिस उद्देश्य को हमें पाना है वो साध्य कहलाएगा, ठीक है ना? यानी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? साध्य, लक्ष्य। साध्य यानी क्या? लक्ष्य, रिजल्ट, परिणाम, ठीक है ना? क्लियर? और साधन क्या होगा? जिसके जरिए हम लोग साध्य को प्राप्त कर रहे हैं, वो माध्यम, वो मीडियम, ठीक है ना? वो मीडियम हमारे क्या कहलाएंगे? साधन कहलाएंगे। उन साधनों के जरिए हम साध्य को प्राप्त करते हैं। अब ये साधन क्या हो गए? दीज आर द रूल्स। ये क्या हो गए? रूल्स हो गए। कल मैंने आपको बताया था डीओंटोलॉजी। डीओंटोलॉजी में मैंने बताया था कि इसमें नियम जो हैं माने जाते हैं, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। हम नियम से चलेंगे, हम रूल्स से चलेंगे, ठीक है ना? हमारे साधन उचित होंगे, अनुचित नहीं होंगे। साधन क्या है? शुभ। साधन क्या होना चाहिए? शुभ होना चाहिए, ठीक? साध्य कुछ भी हो, ठीक? लेकिन टीलियोलॉजी में कहता है कि हमारा साध्य शुभ होना चाहिए। साधन चाहे अनुचित हो या उचित हो, शुभ अशुभ हमें नहीं पता, ठीक है ना? हमें साध्य जो है से मतलब नहीं है टीलियोलॉजी में। किससे मतलब है? सॉरी, टीलियोलॉजी में साध्य से मतलब है, साधन से मतलब नहीं है। तो यहां साध्य और साधन के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। तो यहां क्या हुआ? साधन का मतलब क्या? मीडियम, यानी हमारा रूल्स जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। साध्य का मतलब क्या? साध्य का मतलब रिजल्ट्स, एंड पॉइंट, ठीक है ना? क्लियर? उद्देश्य जो हमारा है, तो वही यहां दिखाया गया है। क्या? कि साध्य मूल्य वे हैं जिन्हें हम सदैव पाना चाहते हैं। साध्य क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। भाई रिजल्ट को ही हम पाना चाहते हैं और वो हमेशा शुभ ही को पाना चाहेंगे, अशुभ को तो पाना नहीं चाहेंगे, ठीक? दूसरा क्या? जैसे शांति, संतोष, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ज्ञान आदि। साधन क्या होते हैं? जिनके माध्यम से हम साध्य मूल्यों तक पहुंच सकते हैं, वही साधन है, ठीक है ना? क्लियर? तो ये वैल्यूज को इन दो पार्ट में डिफाइन कर दिया, ठीक है ना? अब इस दृष्टिकोण की दृष्टि से एक होगा सकारात्मक, एक होगा नकारात्मक। आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना? तो सकारात्मक, भाई जाहिर सी बात है, अहिंसा, शांति, न्याय, ठीक? और नकारात्मक में उसी का उल्टा, हिंसा हो गया, शांति का मतलब शोर शराबा, द्वेष में आ जाइए, न्याय का अन्याय में आ जाइए, ठीक है ना? इन सब में आ जाइए। तो ये ओवरऑल है। अब ये देखिए दिया हुआ है मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका, ठीक है ना? इनको हमको जानना है, परिवार की भूमिका, फिर किसकी भूमिका? समाज की भूमिका, और फिर किसकी भूमिका? शिक्षण संस्थाओं की भूमिका, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि समाज किस तरह से, कौन से मूल्य हैं जो समाज द्वारा निर्धारित होते हैं, कौन से मूल्य हैं जो शिक्षण संस्थानों द्वारा निर्धारित होते हैं, कौन से मूल्य हैं जो परिवार द्वारा निर्धारित होते हैं। तो उसका हमने एक जगह आपको यहाँ चार्ट टाइप का बना दिया है। मूल्य का विकास कैसे है, परिवार से हमें क्या क्या मिलता है, ये मिलता है। क्या क्या मिलता है जानिए। परिवार से हमें मिलता है प्रेम, ठीक है ना? प्रेम का मूल्य हम लोग समझते हैं, भाई माँ बाप हमें क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। सहानुभूति, ठीक है ना? सहानुभूति देते हैं। आत्मविश्वास पैदा करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। रहता है कि नहीं? कि वो लोग एकदम हतोत्साहित कर देते हैं, जाओ यार तुमसे कुछ नहीं होगा, ठीक? कई लोग कह रहे हैं यस सर, यस सर, ठीक? क्लियर? उस हतोत्साहन में भी कॉन्फिडेंस पैदा करने का जज्बा है, ठीक है ना? तो ध्यान में रखिएगा। आत्मविश्वास, फिर समानुभूति, ठीक है ना? समानुभूति को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पैथी, ठीक है ना? फिर कृतज्ञता और सम्मान करना, ठीक है ना?
अब आइए शिक्षण संस्थान हमें क्या सिखाते हैं। शिक्षण संस्थान जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है ना, अनुशासन। जैसे आप लोग अगर वो पढ़ोगे, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, जो आप लोग के सीसैट में पूछा जाता है, तो उसमें आता है कि कौन सा उदाहरण अनुशासन का है। जैसे ऑफिस में 10 बजे पहुंच जाना, यह अनुशासन सिखाता है, समय पर पहुंचना। ठीक है ना, आप जो जीवन में कार्यशैली कर रहे हैं, मतलब ऑफिस कल्चर ये जो है 10 से 5, आप 10 बजे एग्जैक्ट पहुंच गए तो आप क्या हैं, अनुशासित हैं। ठीक है ना, ये कहीं और से नहीं आता है, ये कहाँ से आता है, शिक्षण संस्थानों से। याद कीजिए कि जब बचपन में मास्टर साहब प्रार्थना करवा रहे होते, आप 5 मिनट लेट हुए, फिर उसके बाद छड़ी के शिकार हुए। ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या था, ये अनुशासन पैदा करता था। ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज है, ये अनुशासन है। फिर सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा के बाद देशभक्ति, देशभक्ति के बाद खेल भावना। देशभक्ति सिखाया जाता है, डेली वंदे मातरम और डेली जनगण मन। भले पार्क में खड़े आप नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी खड़े होकर के प्रार्थना कराई जाती है। ठीक, क्लियर। फिर खेल भावना और नेतृत्व क्षमता। नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप। पता चला आपको ड्रम बजाने के लिए आगे खड़ा कर दिया गया, पीटी में किया गया ना, तो ये नेतृत्व क्षमता है। क्लास में आपको मॉनिटर घोषित कर दिया गया, क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया, बनाया गया, तो ये किस लिए है, ये नेतृत्व। घर में ऐसा तो नहीं है कि घर में मॉनिटर बना देंगे। ठीक भाई, घर में पता चला आप इकलौते हो, किसकी मॉनिटरिंग करोगे। ठीक है ना, क्लियर। मोहल्ले की तो मॉनिटरिंग करोगे नहीं। तो ओवरऑल ये चीजें कहां से आ रही हैं, ये चीजें शिक्षण संस्थानों से आ रही हैं। इन चीजों को याद रखिएगा। होता क्या है कि लगता आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन के समय जब लिखना रहता है तो ये याद वो नहीं आते हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से वैल्यूज हम शिक्षण संस्थान से लिए और कौन कौन से वैल्यूज हम कहां से लिए। इसी वजह से ये सब शॉर्ट ट्रिक बना देते थे। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, खैर वो आप लोग को अपने से याद करने का वो है। आगे ये समाज, समाज के हम से का क्या क्या लेते हैं, सामूहिकता। ठीक, सहयोग। भाई पड़ोसी सहयोगी रहेगा तभी आप अच्छे से जीवन जीत सकोगे। रोज मतभेद रहे, ठीक है ना, तो पता चला आते जाते आपको हानि ही पहुंचनी है। फिर सह अस्तित्व, सहिष्णुता, और फिर उसके बाद नेतृत्व क्षमता। पता चला आप कॉलोनी में भी लीडर हो, ठीक है ना, सभासद हो। ठीक, क्लियर। तो ओवरऑल क्या, ये समाज है। ठीक है ना, समाज भी ये सब चीजें सिखाता है, लेकिन समाज अनुशासन नहीं सिखाता है। अनुशासन केवल और केवल कौन सिखाता है, शिक्षण संस्थान। ठीक है ना, देशभक्ति भी कौन सिखाएगा और खेल भावना भी कौन सिखाएगा, शिक्षण संस्थान। तो कुछ क्वालिटीज हैं, लेकिन आत्मविश्वास हमेशा परिवार वाले पैदा करेंगे। शिक्षण संस्थान आत्मविश्वास नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है ना, कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स क्या आप में आत्मविश्वास पैदा कर सकती है, नहीं, लेकिन उनके बैनर पे जरूर लिखा रहेगा, आइए हम पास करवाएंगे आपको, है कि नहीं है। आत्मविश्वास से आपको भर देंगे, लेकिन कभी भी आत्मविश्वास ऐसा टूटेगा कि फिर, ठीक, तो परिवार ही है जो आपको क्या देता है, आत्मविश्वास देता है। ये ध्यान में रखिएगा। सहानुभूति भी है और समानुभूति भी है। ठीक है ना, क्लियर। ये और कहीं नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये शिक्षण संस्थानों द्वारा सीखा जाता है। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपके इम्तिहान में कई बार पूछा गया है, नैतिक मूल्य को निर्धारण कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब जानिए, जैसे है क्या कि नैतिक मूल्यों का विकास समाज के अंदर होता है, परंतु इनके निर्धारण और विकास में अनेक आधारों की भूमिका होती है। ठीक, यथा भौगोलिक परिस्थितियां, समाज से अंतःक्रिया, जननांगिकी, सांस्कृतिक सापेक्षता और अर्थव्यवस्था। दीज आर द फैक्टर्स जहां जहां आपके वैल्यूज बदल भी सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब आइए भौगोलिक परिस्थितियां। किसी प्रदेश विशेष की भौगोलिक परिस्थितियां वहां विभिन्न मूल्यों के निर्धारण में महती भूमिका निभाती हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। जैसे
तापमान, ठीक है ना। अब जानिए, अरब देशों में प्रायः धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिससे बचने के लिए वहां की महिलाएं क्या पहनती हैं? बुर्का पहनती हैं, ठीक है ना। पुरुष भी ज्यादा वस्त्र पहनते हैं, आप देखते होंगे पूरा एकदम व्हाइट पूरा नीचे, व्हाइट ही नहीं, ब्लैक भी अगर कह लीजिए तो वो पूरा मतलब ऊपर पगड़ी रहेगी और नीचे पूरा, ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ढका सा पूरा रहता है। अब वहीं हम देखते हैं कि उष्ण कटिबंधीय गर्म क्षेत्रों के लोग, ठीक, क्या पहनेंगे? प्रायः ढीले ढाले व कम वस्त्र पहनते हैं। जैसे जैसे हम ठंड प्रदेशों में यूरोप की तरफ जाते हैं, वहां ज्यादा वस्त्र पहने जाते हैं, तथा खान पान में मद्य यानी अल्कोहल का प्रयोग सामान्य माना जाता है। हमारे यहाँ अल्कोहल पी लीजिए तो उसको शराबी बता देंगे, ठीक है ना। और वहां क्या है? वहां भाई सही है, हम ठंड से बच रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब कई लोग कह रहे होंगे कि यार हमें तो वही यार जाना चाहिए था, ठीक, क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद क्या है? तो ओवरऑल ये क्या है? भौगोलिक परिस्थितियां हैं। इन भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से ही क्या हो रहा है? बदल रहा है, वैल्यूज बदल रही है, ठीक है ना। वैल्यूज क्या भाई? वैल्यूज हमारी है, हम अच्छा मानेंगे अगर आप डेली निकल रहे हो, शर्ट पैंट बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम वेल प्रेस्ड और एकदम डिसिप्लिन। आप किसी भी अधिकारी को देखो, ठीक है ना। कल को आप अधिकारी कल्चर में आ रहे हो, अगर अधिकारी कल्चर का मतलब क्या, सिविल सेवक बन रहे हो, तो आपका एक ड्रेसिंग सेंस भी होना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? ठीक है ना, क्लियर। आपकी बॉडी लैंग्वेज एक होती है, वो सब को सब डिफाइन करता है आपके कैरेक्टर को, ठीक है ना, क्लियर। तो वो कैरेक्टर, जो चरित्र, हमने क्या कहा, नीति शास्त्र क्या है? चरित्र और आचरण का विज्ञान, ठीक। तो जिन वैल्यूज के कारण आप अच्छा पहन रहे हो, आप अपने को डिसिप्लिन्ड रखे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो ये आपके चरित्र निर्माण को दर्शा रहा है, चरित्र निर्माण कर रहा है। और ये जो चीजें हैं, बॉडी लैंग्वेज या समथिंग, ये आपकी क्या है? ये वैल्यूज हैं, ठीक है ना। ये वैल्यूज जो आप दिखा रहे हो, ठीक, तो वही ओवरऑल है। और वैल्यूज भी क्या है? जगह जगह पे बदल रही है, ठीक है ना। जगह जगह पे क्या हो रही है? बदल रही है। अब जैसे आप ऑफिस कल्चर में पजामा पहन के चले जाओ, धोती कुर्ता पहन के चले जाओ, तो क्या वो वैल्यू वहां एडजस्ट हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक। तो जगह का भी प्रभाव है कि किस जगह पे कौन सी वैल्यूज डिफाइन होती है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है। अब आगे आइए, आगे है हमारा उपजाऊ भूमि, ठीक। जिन प्रदेशों की भूमि उपजाऊ होती है, ठीक, वहां प्रायः शाकाहार का प्रचलन मिलता है। जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए, गेहूं बोया जाएगा, चावल बोया जाएगा, गन्ना बोया जाएगा, सब्जियां, फल सब उपजाऊ है, ठीक है ना, ठीक है। वहीं इसके विपरीत परिस्थितियों में मांसाहार की प्रवृत्ति पाई जाएगी। जहां उपजाऊ नहीं है वहां वो क्या भाई, शिकार करके ही खाएंगे, ठीक है ना, मांसाहारी है, ठीक। उच्चावच पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में धैर्य और मेहनत जैसे मूल्य प्रायः मैदानी क्षेत्रों के लोगों से अधिक पाया जाता है, क्योंकि उनका जीवन संघर्ष ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब पहाड़ी लोग हैं भाई, आए दिन भूकंप आ रहा है। आपके यहाँ तो पता चला 20 साल में एक बार आया हल्का सा, वहां क्या है? प्रायः ही आ रहा है, ठीक। तो वो हमेशा संघर्षमय जीवन की भाई कुछ भी है, कुछ तो हमारी क्षति होगी, तो उसके हिसाब से वो क्या अपने को रखते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जाने के लिए भी इधर उधर उचित साधन नहीं होते हैं, उनको कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे चढ़ करके जाना होता है, तो वो संघर्षमय होते हैं, ठीक। तुलनात्मक ढंग से देखें वही मैदानी भाग के लोगों को तो उतने संघर्षमय नहीं है, तो उनकी वैल्यूज अलग है, इनकी वैल्यूज अलग है, ठीक है ना। आगे आइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है क्या? अन्य समाजों, अन्य समाज से अंतर क्रिया, ठीक है ना। ये तो 2 हो गया। अब है हमारा अन्य समाजों से अंतर क्रिया,
जो ग्रामीण या आदिवासी या अन्य समाज जो गांवों से कम संपर्क में होते हैं उन्हें रूढ़िवादिता यानी ऑर्थोडॉक्स अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, क्लियर। इसके विपरीत किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांव या किसी बड़े शहर में मूल्यों में गतिशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी अधिक मिलती है। ठीक है ना। अब जैसे क्या है कि गांव या आदिवासी क्षेत्र में है तो संस्कृतियां जनरली पनपती कहाँ है, गांव में ही पनपती है। ठीक है ना। आप और चले जाइए आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए तो उनकी भी अलग संस्कृति है, वो उन संस्कृतियों को छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है ना, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि किसी देवी विशेष की पूजा उनको करनी है, आप कह दीजिए कि नहीं 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 यहाँ मतलब डेली बेसिस पे करनी है, और उनको अगर कहीं और ले जाइए तो वो नहीं कर पाएंगे, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वापस अपने क्षेत्र में आ जाएंगे। तो दैट पर्टिकुलर इज ऑर्थोडॉक्स नेचर, ये ऑर्थोडॉक्स नेचर हो गया, रूढ़िवादी। ठीक है ना, क्लियर। ये रूढ़िवादिता ज्यादा है, पता चला नर बलि कई कई जगह। ठीक, वही अगर आप शहरों के किनारे जो है या राजमार्गों पे भी क्या क्यों है, क्योंकि वहां से भी जो कई तरह के लोग क्या हो रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है, रुकना है, अन्य भी चीजें, तो उनके मेल मिलाप से भी क्या हो रहा है, संस्कृतियों का पता चल रहा है। उनको ये पता चल रहा है कि यार यहाँ से भी अलग कुछ दुनिया है। उनके लिए क्या है, उनके लिए बस यही दुनिया है, इतनी। ठीक है ना, क्लियर। तो ये उनका ऑर्थोडॉक्स नेचर हो गया। ठीक, तो वही है। और जो शहरों में रह रहे हैं लोग, उनके में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जैसे ये है कि है क्या कि ठंड है, ठीक, कई रिसर्च भी आ रही हैं आजकल क्या कि ठंड में रोज नहाना आवश्यक नहीं है। उनमें वाजिब कारण दिया गया, कारण ये दिया गया कि ऐसा है कि जो ऑयल सेल्स होती हैं, जो सेल्स हमारी ऑयल बनाती हैं, जो हमारे लिए मॉइस्चराइजर का काम करती है, हमारे त्वचा को क्या करती है, मॉइस्ट रखती है, कोमल रखती है। ठीक, वो सेल्स क्या हो जाती हैं, बार बार ठंडे पानी के रगड़ाव से डेड हो जाती हैं। आपने देखा होगा ठंडी में खुश्की ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना, और खुश्की उनको ज्यादा होती है जो खूब रगड़ रगड़ के नहाते हैं। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो सेल्स क्या हो जा रही हैं, डेड हो जा रही हैं। ऐसा कुछ रिसर्च में बताया। अब एक व्यक्ति हैं जो बुजुर्ग हैं, डॉक्टर ने भी उनको सलाह दे रखी है कि भैया ठंडी भर बचे रहिए, ठीक, ठंडी निपटा लीजिए, उसके बाद खूब नहाइएगा। ठीक, अभी आया है माघ मेला, तो माघ मेला में भाई एक धार्मिक आस्था है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर मना कर रहे हैं कि आप नहीं जाएंगे, ठीक है ना, इस ठंडी में, और आप नदी का पानी तो बिल्कुल ही ना यूज कीजिएगा, वो ना हर हर गंगे। ठीक, तो ओवरऑल उनकी आस्था उनको खींच रही है, तो दैट पर्टिकुलर इज ऑर्थोडॉक्स नेचर। ठीक है ना, मतलब वो शरीर का भी त्याग करने को तैयार है आस्था के आगे। तो ये ऑर्थोडॉक्स नेचर हुआ, वो कहीं से भी फ्लेक्सिबल नहीं रह गए। ठीक, और शहरों में यही है, आपको कह दीजिए कि आपको 2 दिन नहीं नहाना, पता 4 दिन नहीं नहाना। ठीक है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल है। ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल ये है। उनसे कहा गया कि 2 दिन, और उन्होंने इतने फ्लेक्सिबल हो गए कि वो 4 दिन। ठीक, तो ओवरऑल ये फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक, तो ये कहाँ मिलेगा, बड़े शहरों में। ठीक है ना, चलिए आगे आइए जननांकिकी। ठीक, इसमें देखते हैं विभिन्न समाजों में जननांकिकी भी मूल्यों के निर्धारण पर अहम भूमिका निभाती है। ठीक है ना, क्लियर। जननांकिकी के अंतर्गत विभिन्न पहलू आते हैं, जैसे लिंग अनुपात, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और आबादी। लिंग अनुपात यानी जेंडर रेशियो जो है, ठीक है ना, क्लियर, ये भी निभाते हैं। भाई जाहिर सी बात है कि जिस जगह लिंग अनुपात ज्यादा होगा, महिलाओं का अनुपात ज्यादा होगा, तो मातृसत्तात्मक पक्ष रखा जाएगा। ठीक है ना, वहां लीडर भी क्या होगी, महिला होगी। ठीक है ना, और भी कई प्रभाव पड़ेंगे, समाज पे प्रभाव पड़ेगा कई। ठीक, क्लियर। जहां महिला लीडरशिप होगी
तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में भी ध्यान आकर्षण होगा कि नहीं होगा। लेकिन जहां पुरुष है, ऐसा नहीं है कि वहां ध्यान आकर्षण नहीं है, लेकिन वो उन समस्याओं को नहीं समझ सकेंगे जो एक महिला समझ सकेगी, ठीक है ना। तो ये जेंडर रेशियो पे भी इसका प्रभाव आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी आता है। आबादी तो है ही भाई कि जहां जिस तरह की आबादी पाई जाएगी उसी तरह के मूल्य भी स्थापित हो जाएंगे, ठीक है ना। पता चला एक जगह एक कल्चर के लोग हो गए तो वहाँ वो कल्चर ही अडॉप्ट हो गया, वो दूसरे कल्चर वाले को वहाँ जाने ही नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं है, ठीक। और पता चला कहीं दूसरा कल्चर डेवलप हुआ तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो ओवरऑल ये भी सब क्या है, ये सब पहलुओं पे भी डिपेंड करता है। जनसांख्यिकी यानी क्या, हमारा डेमोग्राफी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आगे आइए, लिंग अनुपात, जैसे आ ही गया, लिंग अनुपात में जिस समाज में लिंग अनुपात बराबर होता है वहां प्रायः एक विवाह की परंपरा मिलती है, ठीक है ना। लिंग अनुपात समान है, ठीक। वहीं यदि यह अनुपात बहुत अधिक बिगड़ा हो तो बहुपत्नी और बहुपति विवाह प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कई उसमें मतलब जनजातियों में बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह भी देखे गए, ठीक। क्यों? क्योंकि वो प्रायः एक समुदाय से हैं, एक पॉपुलेशन हो गया। उस पॉपुलेशन में भी क्या कि जेंडर इक्वालिटी है नहीं, ठीक। पता चला पुरुष ज़्यादा है, महिला कम है, ठीक। महिला ज़्यादा है, पुरुष कम है, ठीक। उनको अपनी जनजातीय दशाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए उनको बहुपति और बहुपत्नी विवाह करना ही पड़ता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये उनके समाज के वैल्यूज हुए, ये क्या है, उनके समाज के वैल्यूज हैं, ठीक। आगे आइए, जैसे ये उदाहरण के तौर पे आज भी देहरादून भारत के पास आदिवासी इलाके में खस समुदाय में क्या पाया जाता है, बहुपति विवाह पाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिन समाजों में जीवन प्रत्याशा बहुत अधिक होती है और संसाधन भी पर्याप्त होते हैं वहां वृद्धों को ज्यादा सुविधाएं और सम्मान मिलता है, जैसे जापान है। जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, संसाधन यानी रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तो वहां वृद्ध आबादी सुचारू रूप से रह रही है, पोषित है, ठीक है ना, उनका पालन पोषण अच्छा होता है। लेकिन उसके उलट आ जाइए कि जीवन प्रत्याशा अधिक हो और संसाधन की कमी हो तो समाज में वृद्धों की स्थिति क्या हो जाती है, शोचनीय हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर। क्यों ऐसा होता है भाई, आप जान नहीं रहे हैं। उत्तरी ध्रुव पर पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति में वृद्ध संसाधनों के अभाव में युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग देते हैं, ठीक है ना। एस्किमो आप जान रहे हैं, ग्रीनलैंड और इधर आपका कनाडा, ठीक है ना, अलास्का, इस सब पे हमारे कौन है, मतलब ध्रुवों पर, ठीक है ना, हमारे कौन है, एस्किमोज हैं, ठीक है ना, ऊपर आप देख रहे होंगे वो, ठीक। तो ऊपर क्षेत्रों में हमारे कौन है, एस्किमोज पाए जाते हैं। एस्किमो क्या होते हैं कि एस्किमो एक बर्फ का घर बनाते हैं जिसको इग्लू कहा जाता है, एक नाव बनाते हैं जिसको कयाक कहा जाता है, ठीक है ना, कयाक। एक हथियार बनाते हैं जिसको हारपून कहा जाता है। एक गाड़ी बनाते हैं कुत्तों की जिसको स्लेज कहा जाता है, कुत्ते उसको खींचते हैं, बर्फ पे आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो स्लेज कहा जाता है। तो ये सब सारे प्रश्न आते हैं। अब वहाँ क्या है कि वो बर्फ वाले जीवन में वहाँ संसाधनों की कमी है, तो स्वयं ही वृद्ध क्या कर दे रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे दे रहे हैं कि हमारा जो भावी पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, वो क्या करे, परसिस्ट करे, ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से भाई जाहिर सी बात है, आपने घरों में भी देखा है कि आज जहाँ संसाधन ज़्यादा है वहाँ वृद्ध तो रहते हैं ढंग से, और जहाँ संसाधन कम है तो अगला अपने चलाए कि वहाँ ये वाली भावनाएं जागृत हो जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, आबादी, मूल्यों के निर्धारण में समाज की आबादी भी अहम भूमिका निभाती है। जैसे जिन राष्ट्रों में आबादी कम है वहाँ प्रायः गर्भपात जैसे मूल्यों की स्वीकृति
नहीं होती है। ठीक है ना भाई, गर्भपात कहाँ कराएंगे लोग? वहीं कराएंगे जहाँ कुछ इच्छा होगी। उनको चाहिए लड़की, उनको चाहिए लड़का, ठीक, तो वो क्या करते हैं कि अगर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है तो वो क्या कर देते हैं, गर्भपात। ठीक है ना, क्लियर। लेकिन जहां आबादी है उन राष्ट्रों में ऐसे चीजें नहीं पाई जाती। ठीक है ना, क्लियर। प्राय अब आ जाइए, आर्थिक कारक देख लीजिए। आर्थिक कारक यानी हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर जो हो गया। किसी समाज में अर्थव्यवस्था का क्या प्रारूप है यह निश्चित तौर पे वहां कुछ मूल्यों का निर्धारण करता है। जैसे पूंजीवादी देशों जैसे अमेरिका में व्यक्तिवाद को अहमियत मिलती है, तो समाजवादी देशों में क्यूबा में सामाजिक योगदान की इच्छा का मूल्य विकसित होता है। ठीक है ना, अमेरिका में व्यक्तिवाद ज्यादा है, ये कई व्यक्ति का चलेगा। ठीक है ना, क्लियर। और क्यूबा में क्या है, यहाँ सामूहिक योगदान। ठीक है ना, क्यूबा का नाम आपने सुना होगा। क्यूबा कहाँ का है? कैरेबियन कंट्री है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। चुकंदर से चीनी जो है, ठीक है ना, ये क्यूबा में निकाला जाता है। चुकंदर, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि चुकंदर से चीनी कहाँ? क्यूबा। चीनी का कटोरा कहा जाता है एक हिसाब से। ठीक है ना, क्यूबा। चलिए, तो ओवरऑल ये है, अर्थव्यवस्था के विकास के स्तर के आधार पर भी मूल्यों का निर्धारण होता है। जैसे जिन समाज या राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी खेती की प्रधानता है, वहां भौगोलिक स्थिरता के प्रति रुझान, रूढ़िवादिता, पर्यावरण के प्रति लगाव की प्रवृत्तियां भी क्या होंगी, मिलेगी। ठीक है ना, तो ओवरऑल ये है कि जो लोग वाकई में जो लोग खेती के लिए वो रहते हैं, भूमि पूजन दुनिया भर का ये, ठीक, तो प्रकृति के भी नजदीक रहते हैं, प्रकृति के को देवता देवी ये सब मानते हैं। ठीक है ना, तो कोई पेड़ों को अगर काटता भी है तो इसी तरह के मूवमेंट्स चले हुए, चिपको मूवमेंट और वो मूवमेंट, उसमें क्या था, द हग द प्लांट टू एम्ब्रेस द प्लांट। क्या करते थे, वो प्लांट को लेकर के चिपक जाते थे। वही मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा ने उनको चलाया था 1971 से 3 में। ठीक है ना, तो ओवरऑल क्या कि सुंदरलाल बहुगुणा के उस पर संपन्न हुआ था क्या, चिपको मूवमेंट। फिर एपिको मूवमेंट आपका चला। इसी तरह साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ, अब अरावली बचाओ। ठीक है ना, तो सब ये क्या है, प्रकृति से ठीक प्रेम करने वालों के लिए। कहीं जिन समाजों या राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा का अगर योगदान है, सेवा क्षेत्र का देख लीजिएगा, ठीक, तो वहां के मूल्यों एवं जीवन में गतिशीलता ज्यादा है। ठीक, बहुसंस्कृतिवाद की स्वीकृति है और पर्यावरण के प्रति अरुचि है। ठीक भाई, हम क्या है कि हम तृतीय क्षेत्र में हैं। तृतीय क्षेत्र आप जान ही रहे हैं कि सेवा क्षेत्र। ठीक है ना, सेवा के लिए कई साधन उपलब्ध, सेवा के लिए साधन चाहिए ही चाहिए। और साधन जब उपयोग कर रहे हैं, एसी उपयोग कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर उपयोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम है? नहीं, प्रकृति चले कुछ भी नहीं, हम चलने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। तो ये भावनाएं ज्यादा अग्रसर होती हैं, गांव में ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्लियर। तो ओवरऑल ये चीजें हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसको डिफाइन किया जा सकता है आर्थिक व्यवस्था लिखते हुए, एक क्या व्यक्तिवाद और एक क्या सामाजिक स्तर पे, और दूसरा हमारा क्या, आप प्राथमिक क्षेत्र दिखा सकते हैं और तृतीय क्षेत्र को लेते हुए, ठीक है ना, क्या क्या प्रभाव है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान में रखिएगा कि मूल्यों का निर्धारण, हाउ वी डिटरमाइन द वैल्यूज। ठीक है ना, हम लोग मूल्यों का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। आपका ये मूल्य हो गए, और ये मूल्य का विकास कैसे कैसे होता है, किन किन जगहों पे, किसके द्वारा होता है, ये आपका हो गया। मूल्य किसे कहते हैं, साधन साध्य के रूप में बताइए, तो उसको डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी के संबंध को बताते हुए आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ये तो बात रही मूल्य की। ठीक, नैतिकता आप जान गए, नीति शास्त्र जान गए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चंस करेंगे, तो थोड़ा सा ब्रेक दे दें, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन किया जाए। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। चलिए फिर, ओके, इसको वो कर दीजिए।